नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ, खबरों के साथ। आज सारे लोगों का ध्यान 5 प्रदेशों के हुए विधानसभा चुनाव पे। बंगाल में मोदी जी का मैजिक जमकर चला है। हालांकि इसके रणनीतिकार, सूत्रकार जो लोग हैं वो अलग लोग हैं। हम इस खबर के आखिरी में जो एनालिसिस बताऊंगा आज मैं आपको, हम लोग बताएंगे जो आपको, वो आपको बहुत जानकारी अभी कहीं छपी नहीं और जानकारी मिलेगी नहीं। मतलब वो जानकारी बहुत अतिरिक्त है। लोग कुछ भी कहते रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई या ये हो रहा है, ये हो रहा, कहीं कुछ नहीं। एक पूरी रणनीति बना के भाजपा ने पूरा वहां का चुनाव लड़ा। तो बंगाल में भाजपा की रणनीति जबरदस्त तरीके से सफल रही। 1 साल से भाजपा के लोग वहां लगे थे, संघ के और भाजपा के लोग बहुत नीचे के स्तर पर काम किया, ग्रामीण क्षेत्रों में। हम आपको बताएंगे किस तरीके से काम किया। तमिलनाडु में सनातन और गैर सनातनी को लेकर बीच में अरविंद केजरीवाल पैदा हो गए। थलापति विजय एक नए राजनेता के रूप में वहां उदय हो गया। यह ठीक वैसे ही हुआ कि जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार जा रही थी और भाजपा को एक अवसर मिला था, जिस प्रकार तमिलनाडु में इस बार बहुत सारे लोगों को अपने पद्मश्री दी गई, बहुत सारे लोगों को मेरुदंड और क्या क्या ला के सब मार तमिलनाडु में खूब सारे नाटक नोटंकी भरपल्ले हुए। वहां पे बड़े हिंदुत्व की हवा फैलाई गई, पर आखिरी में एक नया उदय हुआ और सारा का सारा धरा रह गया और डीएमके को भी नुकसान होना पड़ा, पीछे खसकना पड़ा। क्या रणनीति बनेगी ये भी आखिरी में हम आपको बताएंगे यहाँ क्या हो सकता है। केरल में कांग्रेस ने लंबे समय बाद वापसी की है। 15 साल बाद केरल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अब दक्षिण में धीरे धीरे कांग्रेस का वजूद बढ़ा, तो भाजपा का वजूद धीरे धीरे दक्षिण में खत्म हो गया है। और ये भी हम आपको बताएंगे सबसे आखिरी में। और हम सबसे पहले आज खबरें शुरू करते हैं। हम आज पत्रिका खबरें चालू करेंगे। आज इंदौर की खबरों को लेकर आज 4 मई है और खबरों को लेकर आज जो है इंदौर में गर्मी थोड़ी कम है, उमस बहुत है इंदौर में। तो हम आपको बताएंगे आज 4 मई। तो इन पत्रिका खबरों में जिंसी रोड पर रहवासियों ने खुद अपने मकान तोड़ना शुरू किए। पहले ये मास्टर प्लान का रोड था और 80 फीट की चौड़ाई इसकी बताई गई थी। फिर बाद में जो भी होता रहा पता नहीं, पर बाद में 80 फीट से 60 फीट पे आ गया। अंततः 1-2 नेताओं के मकान भी 10-10 फीट बच गए। पर इसी के साथ में क्या और सड़कों के लिए भी यही नीति लागू होगी या नहीं लागू होगी, किसका क्या नुकसान होगा, किसका क्या भला होना है। पर रोड का चौड़ीकरण हो जाने से एक बात जरूर है कि यातायात का दबाव जो बहुत ज़्यादा बना रहता है उस चौराहे पे आके, जिस चौराहे पे, उस पर थोड़ी ना थोड़ी राहत तो मिलेगी। क्या आज हमारे साथ में शेखर जी नहीं है? आज शेखर जी की जगह मनोज जी ने ली। मनोज दादी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं और राजनीतिक खबरों पर अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। तो क्या है साहब? नवनीत जी, मेरा मानना ये है कि ये जिस हिसाब से मास्टर प्लान की सड़क को थोड़ा कम किया जाना, तो एक प्रकार से जनप्रतिनिधियों पर जनता का दबाव बना था। इस प्रकार से जनप्रतिनिधि भी एक प्रकार से डिसीजन लेने लगे। अभी तक नगर निगम में यह कहा जा रहा था कि ये अधिकारियों की सरकार चलती है यहाँ पर। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, इसका इम्पेक्ट पूरे शहर पे पड़ेगा, छावनी में भी पड़ेगा और अन्य जगह पर जहाँ चौड़ीकरण की बात है। लेकिन हास्यास्पद बात यहाँ पर ये आ रही, दिल्ली की कंपनी को इसको मौका मिल गया है बनाने का, वो टेंडर मिल गया है। यहाँ पुल तो जो बनना है लक्ष्मी प्रतिमा के पास में वो 80 फीट होगा, सड़क 60 फीट होगी। इस मेरा ख्याल है ये अजूबा होगा इस शहर का। और कहीं पे भी नहीं मानेंगे, तलवार लटकी रहेगी, कभी कोई दूसरा आया तो 20 फीट वो बढ़ा देगा बाद। बिल्कुल बिल्कुल। पर फिलहाल तो बड़े वहाँ के लोग खुश हैं और राजी खुशी से वहाँ के विधायक जी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर दिया और पूर्व विधायक माननीय आकाश जी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर दिया। लेकिन मामला पेच अड़ेगा वहाँ पर TDR FAR को लेकर के, जिसका देखते हैं भविष्य में क्या निराकरण होगा। वैसे किसको मिल रहा है? क्या किसी को मिल तो वैसे भी नहीं रहा है। TDR का ख्वाब देखने वाली एक पूरी पीढ़ी जाने वाली है, जो जाने की तैयारी में आ गई। दूसरी पीढ़ी को संपत्ति दे के जाएंगे जो मकान मालिक रहे थे पुराने, कि भैया हम तो जा रहे हैं, हमको तो नहीं मिला हमारा मकान जाने के बाद में, पर तुम कोशिश कर लेना, तुम्हारे बच्चों को अगर मिल जाए तो सरकार को धन्यवाद। सही बात। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लें। दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात हम सबसे आखिरी में करेंगे। आज हम दोपहर खबरों की बात कर लें। स्वच्छता सर्वेक्षण 25-26 का चालू होने वाला है। इसी माह सर्वे शुरू होने वाला है। नागरिकों की नाराजगी 1 नंबर का ताज जो इस बार खतरे में दिखाई पड़ रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो जो मतलब लोगों की नाराजगी जो है, वो जो ऑनलाइन सर्वे और जिसके लेके आपके पॉइंट लिए जाते हैं, वो सब इस बार खतरे में दिखाई पड़ रहा है कि लोग नगर निगम की कार्य प्रणाली से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। अगर ओपिनियन मांगा गया, ऑनलाइन मांगा गया, फ़ोन मोबाइल से मांगा गया, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि इस बार अच्छी खासी धुलाई
हो जाएगी। क्या सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारा जो 12,500 नंबरों का है, इसमें अच्छा खासा नंबर रहता है पब्लिक फीडबैक का। और ये जो सर्वे का सिस्टम है, इसमें पब्लिक फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि भोपाल जो है इस मामले में पिछड़ गया था पिछले बार, है ना। 24,000 ही उनके पास फीडबैक आए थे, हमारे पास 45,000 फीडबैक आए थे। पैमाना ये है कि जितनी जनसंख्या होती है शहर की, उसका 10% फीडबैक आना चाहिए मिनिमम, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो भी हो, इस बार जैसा कि इस खबर के अनुसार, और ये सच्चाई की वाली खबर है कि शहर के अंदर जनता बिल्कुल नाराज है, फीडबैक देने में कोताही नहीं बरतेगी और बिल्कुल नेगेटिव फीडबैक आएगा। इसलिए महापौर एंड कंपनी एंड नगर निगम को सचेत हो जाना चाहिए, काम करना भी चाहिए और काम दिखना भी चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि क्या दिखेगा और क्या काम करेंगे ये तो समय बताएगा। वो गाना है ना, सुनो सुनो दीदी सुनो भैया, जान है हमारी पहचान है हमारी और स्वच्छता की अव्वल दुकान है हमारी, है ना। और नाले नदी सब साफ दिख रहे हैं, वो चश्मा लग गया आप लोगों को, आप दिख रहे हैं, मतलब अब लोगों की हालत समझ में आने लगी, लोगों के शहर में कुछ नहीं हो रहा है। तो वो अलग बात है। भाजपा ने भी जीत की तैयारी आज भाजपा कार्यालय पर कर ली धूम धड़ाके के साथ में, तमाम भाजपा कार्यकर्ता और नेता वहाँ पहुँच गए। एक और खबर जिसमें हम बात कर ले रहे हैं, 735 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर नगर निगम प्यास बुझाने की तैयारी में लग गई है। इस बार नगर निगम का वित्तीय संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ है। 700-800 करोड़ ठेकेदारों को देना बाकी पड़े हुए हैं और 700-800 करोड़ देने के बाद अलावा सरकार के जो भी काम शहर में चल रहे हैं उनकी गति आप देख लें तो 2 साल हो गए कुछ कामों को 1.5 साल हो गए, कुछ को 1 साल हो गया। काम जो 4 महीने में खत्म हो जाना चाहिए वो 2-2 साल तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उसका मूल कारण ये है कि ठेकेदारों का पेमेंट बहुत नहीं के बराबर हो रहा है और ठेकेदार भी जो काम कर रहे हैं वो नहीं के बराबर कर रहे हैं कि धीरे धीरे 2 आदमी लगा दी जो भी काम चले, शहर का बहुत नुकसान हो रहा है। पर अब ये है कि प्याज बुझाने के लिए लोन लेने वाले मतलब कर्ज की तलाश शुरू कर दी नगर निगम ने कि 735 करोड़ का कर्ज उठाया जाए और इस बार गर्मी में पानी की व्यवस्था और सारी चीज़ें सुचारू की जाए। पर हालत पानी की बहुत अच्छी आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। क्या साहब? देखिए, मैं प्रकाश चंद सेठी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एक बड़ा अच्छा सपना देखा था और उसका इम्प्लीमेंटेशन करा था। 3री मंजिल पर नल आए थे, अब वो 3री मंजिल का नल जो है धीरे धीरे नीचे जाते जाते 15 मिनट के लिए हो गया। शुरू में तुर तुर फुस फुस की आवाज़ आती है। 24 घंटे पानी देने वाला यह नगर निगम ये दावा करने वाला लोन लेकर के पानी की व्यवस्था करेगा। इस नगर निगम के अंदर 2 ही काम बचे हैं, ड्रेनेज खोदो और पानी को लाओ, बस इस पे ही पैसा खर्च कर रहे। कोई पिछले 20 साल से, माफ कीजिएगा, बीजेपी की सरकार एक कंक्रीट रूप से बना नहीं सकती थी कि आने वाले 20 साल में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं कृष्ण मुरारी मोघे को याद करना चाहूँगा जिन्होंने गंदी बस्तियों को एकदम बिल्कुल सुधार दिया था। क्या ऐसा कोई जिजीविषा वाला महापौर नहीं है हमारे पास, या अधिकारी नहीं है जो पानी की समस्या को दूर कर सके? करने को बहुत सारे चरण आपने चालू करे, लेकिन नतीजा वही सिफर। ये नदी को साफ करने का ठेका हर बार लिया जाता, हर बार दिया जाता है, करोड़ों रुपए डाल दिए। नवनीत जी, मेरी जिंदगी की पत्रकारिता इसी से शुरू हुई थी। पहला पत्र इसी नाम पे छपा था मेरा कि इसके अंदर कितना पैसा बर्बाद कर दिया। 30 अरब रुपया डाल चुके हैं आप इस नदी के अंदर, केवल ड्रेनेज, नदी पानी ड्रेनेज, बस इसी में पूरा गोलमोल और घोटाला और घोटाला। सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे, अभी आपने आज शायद भास्कर में आया है, लगभग 70 कितना पानी कम मिल रहा है, 70 MLD। 70 MLD पानी जो है शहर को कम मिलेगा। 70 MLD पानी को आप समझ लीजिए कम से कम 10 टंकियाँ नहीं भराएगी। कभी यहाँ नहीं भराएगी, कभी वहाँ नहीं भराएगी, कभी वहाँ नहीं भराएगी, कभी वहाँ नहीं भराएगी। और आपके अगर प्रेशर नहीं आ रहा तो आप मान के चलिए कि 3 मीटर से भी कम भरी गई है टंकियाँ। बहुत सारी जगह पे जादूगरी हो रही, 3 मीटर से कम टंकियाँ भरी जा रही है। बिल्कुल। और उसके कारण आने वाले दिनों में आप मान के चलिए कि आपका 2 दिन का पानी मत रखिए, आप कम से कम 6 दिन का पानी अपने आप बचा के रखिए। खासकर पीने का पानी का संकट किसी भी दिन आपके लिए खड़ा हो सकता है कि आपको न निकलना पड़े। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप पानी की तैयारी इतनी करके रखिएगा कि आपको इस शहर में अपने परिवार को दिक्कत न उठाना पड़े। तो एक खबर तो ये थी जिस पे हमने आपसे बात की। एक और खबर है, शहर में आज तापमान गिरा है, 38 डिग्री के लगभग आ गया है। मौसम में थोड़ी सी करवट ली है, हालांकि उमस बहुत ज़्यादा है। उमस के कारण लोग घबराहट हो रही, लोगों को लग रहा है कि शायद तापमान बहुत ज़्यादा है, पर 38 डिग्री के लगभग बना हुआ है। हवाएं चल रही है, बताया जा रहा है कि शाम को मौसम बदलेगा। वैसे भी मालवा में कहा जाता है कि मालवा में अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लोगों से भी नहीं होती और मालवा को भी नहीं होती, तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में एक आध बार अच्छी खासी बारिश के बाद में 1-2 दिन राहत के फिर मिल जाएंगे। बाकी भीषण गर्मी देखने का समय आने वाला है, उसके लिए भी आप
तैयार हो जाएगी। क्या साहब? बिल्कुल है साहब। इसके पीछे कारण ये है कि ये 38 डिग्री कुछ नहीं होता है, कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। राजस्थान वालों से बात करें हम तो 48 डिग्री तक जाता है। तकलीफ ये है कि हमने सीमेंट कंक्रीट के जंगल इस प्रकार खड़े कर दिए हैं, सड़कें उस गर्मी को चूस नहीं पा रही, वो रिफ्लेक्ट कर रही है। आस पड़ोस की बिल्डिंग में एसी लगे हुए दनाते हुए 24 डिग्री अंदर फेंक रहे हैं तो 48 डिग्री बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे में जो वातावरण है वो कॉम्पैक्ट होकर के ज़्यादा गर्मी दे रहा है, इसलिए आम नागरिक जो सड़कों पर चल रहा है वो हलाकान होता है। एक और खबर है अग्निबाण की, अच्छी खबर है ये भी। पशु चिकित्सालयों में पहुंचने लगे सनस्ट्रोक के मामले। मतलब जानवरों को भी अब लू वगैरह की शिकायतें होने लगी, खासकर कुत्तों को लेके। कुत्ते जो हैं वो अचानक गर्मी के अंदर धीरे धीरे होने के बाद में कहीं पे भी किनारे गिर पड़ रहे हैं, और अन्य जानवर भी, पक्षी भी कहीं टपक रहे हैं। शहर भर में एक अभियान चला हुआ है, सब घरों के बाहर छतों पे पानी रखने को लेकर, और लोग कलश में पानी रख रहे हैं ताकि उसको पी सकें। और हम तो आग्रह भी करेंगे कि इसी के साथ में जानवरों के पीने की व्यवस्था रखिएगा आप जरूर, क्योंकि इस गर्मी में सबसे ज़्यादा हलाकान कुत्ते होते हैं, और कुत्तों के लिए व्यवस्था होती नहीं है। घर के बाहर रखा हुआ पानी भी गर्म हो जाता है, तो ऐसी जगह रखें जहाँ से ठंडा पानी पी के कुत्ते भी इसको राहत महसूस करेंगे। अन्य जानवर तो है नहीं, पर इन जानवरों के लिए व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि जो मरीज जो पहुँच रहे हैं जानवर वहाँ पे अस्पताल में, उसमें मैक्सिमम कुत्ते पहुंच रहे हैं जिनको सनस्ट्रोक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसा कि अभी हम बात कर ही रहे थे नवनीत जी की, जिस प्रकार से हमने ये एसी लगा करके हीट बाहर डाली है, ये इफेक्ट किस पर कर रही है? ये चलने वाली जनता पे कर रही है, और साथ में ये मूक जानवरों को। अरे ये तो भला हुआ इंदौर शहर के इन विभिन्न संस्थाओं का जो सकोरे बांटती है, दाने बांटती है, इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करती है। आपको मैं एक थोड़ा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ कि पिछले महीने जो है डाक बाइट के केस सीधे बढ़कर 5000 तो इसी के गवर्नमेंट के, और उसके अलावा 10,000 डाक बाइट के केस अन्य प्राइवेट उसमें गए, हॉस्पिटल में गए। तो ये मूक प्राणी है, आफ्टर ऑल गर्मी सहन नहीं होती है, तो इस कारण वो काटने भी लगता है। तो दो तरफा नुकसान होता है हमारा, एक जीव जंतु का नुकसान भी हो रहा है और उनके काटने से मनुष्य को भी नुकसान हो रहा है। तो कृपया आप भी ध्यान रखें और इन मूक प्राणियों के लिए व्यवस्था करें, जैसा कि अन्य संस्थाएं भी कर रही है। ठंडा दूध आप चाहें तो पानी में मिलाकर थोड़ा सा, अगर 50 ग्राम दूध के साथ 50 ग्राम पानी मिला के आप ठंडा करके देते हैं तो जानवर को बड़ी राहत मिलती है उससे। छाछ भी दे सकते हैं जानवर, हालांकि कुत्ते छाछ पीते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर दूध जरूर पीते हैं वो, तो आप उनको दे सकते हैं, तो उससे थोड़ी सी राहत उनको रहेगी। गर्मी है, आपसे ज़्यादा परेशान वो भी होते हैं। अब हम प्रभातखंड खबर की बात कर लेना। प्रभातखंड में आज राजनीतिक खबरें सब पूरा परचम लहराया हुआ है चुनाव को लेकर। एक खबर जिस पर हम बात कर लें, खबर अच्छी है। निरंजनपुर आधा सूखा आधा तर। आपको याद होगा सर, पूरे 54 नंबर और 78 नंबर के आसपास के अलावा निरंजनपुर से तमाम खेतों में लगे या जहाँ जहाँ क्षेत्र है, भरपल्ले पानी का दोहन बोरिंग से किया जा रहा है। 2-2 हज़ार रुपये में टैंकर गांव कॉलोनियों में, तमाम जगह पर जो कॉलोनियाँ जहाँ नर्मदा की लाइनें नहीं हैं, पूरा आधा शहर जो है वहीं से पानी मंगा रहा है। टैंकर घूमते रहते हैं, आधा टैंकर भी लेने जाओ तो 800 से अब 900 रुपये का हो गया, बल्कि 1000 रुपये तक भी मिलने लगा। रात रात तक टैंकर लोगों के यहाँ पहुँच रहे हैं। भरपल्ले पानी निकाला जा रहा है। निरंजनपुर क्षेत्र में पहले पानी की समस्या नहीं थी, उसका मूल कारण ये था कि तलावली चांदा तालाब के कारण वहाँ का जलस्तर बना रहता था। पर अब चूंकि तलावली चांदा तालाब खुद ही सरकार के सहयोग से और यहाँ के राजनेताओं ने जो है बेहतरीन व्यवस्था लगाते हुए उस 100 एकड़ के तालाब को पूरा खत्म कर दिया, और अब वो 10-15 एकड़ करेगा तो उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो इन तमाम बोरिंग, जितने भी 1000-1500 बोरिंग उस इलाके में जो पानी बेचने का काम करते थे, वो बोलने लग गए। 1-1, 2-2, 4-4 बोरिंग का बोलने लगे। दिन भर में 1 टैंकर 2 टैंकर से ज़्यादा पानी बहुत सारे बोरिंग देना बंद कर चुके हैं। तो ऐसे में अब क्या हो रहा है कि अब पानी की हाहाकार भी मचने लगी पूरे इलाके में, कीमतें भी बढ़ गई, और जिन लोगों ने पानी का भरपल्ले दोहन कर लिया वे भी अब ये मानने लगे कि हाँ ये बात सही है कि तलावली चांदा तालाब के कारण यहाँ का जल स्तर जो बढ़िया रहता था वो सब बिगड़ चुका है, और अब कोई बेच रहा है, कोई पैसे बना रहा है, और कुछ अपना घर चलाने के लिए लोग वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं कि पानी पीने के लिए एक हर दूसरे दिन किसी ना किसी को 1-आधा टैंकर लग रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी गर्मी भर में कम से कम 10,000 रुपये का आपको पानी, उस इलाके में अगर आपका बंगला है तो 10,000 रुपये का पानी आपको हर हाल में लग रहा है। क्या साहब? बिल्कुल है। ये जो तालाब को हमने सिकोड़ने की कला सीखी है पूरे शहर के अंदर इतनी, इसमें फिर मैं किशोर वाधवानी का नाम लेना चाहूँगा। उनने किशोर कोडवानी जी का नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है साहब, लेकिन इंदौर की जनता तो ठीक है बेचारी, वो क्या जाने क्या समझे, लेकिन ये जो बड़े बड़े दिग्गज महान नेतागण हैं और वो ऊपर से आते हैं भोपाल और अन्य जगह से अधिकारी जो इस शहर को जानते नहीं है, वो इनको नेताओं को घुमा घुमा देते हैं। सब
सब योजनाएं बनाकर तालाब के कैचमेंट एरिया को कॉलोनी में कन्वर्ट करने वाले ये हमारे कॉलोनाइजर, इन्होंने सब ने मिल करके इस शहर को एक तो प्रयोगशाला बना दिया है। यहाँ नित नए प्रयोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रयोग करती है, कांग्रेस भी अपने प्रयोग करते हैं, अधिकारी आते हैं तो वो भी एक नया शगुफा ला के प्रयोग करते हैं। ये शहर प्रयोगशाला बन चुका है। ऐसे में पानी जो भविष्य की, जो हमारी भविष्य की व्यवस्था है, कई देश ऐसे हैं साहब जहाँ पानी की व्यवस्था के कारण जीरो हो गया। हम कगार पे बैठे, बेंगलोर का हम उदाहरण देते हैं। हाँ, महापौर जी ने कई लोगों को बुलवाया, जल संरक्षण ये वो, पर ठोस काम कहाँ हो रहा है नवनीत जी? कुछ भी ठोस नहीं आ रहा। न जनता समझने को तैयार है, न नेतागण समझने को तैयार है। तो कम से कम हम जो हमारी अमूल्य धरोहर है पानी की, जो हमारे तालाब है, उनको तो कम से कम बचा लें। बस यही इन नेताओं से चाहते हैं। तो ये तो थी खबरें जो हमने आपको बताई। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर ले रहा हूँ आपसे। आज 5 राज्यों के चुनाव हुए। पुडुचेरी के चुनाव को लेकर कोई चर्चा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक छोटा सा प्रदेश था और वहाँ पे हालात दिख रहे थे कि क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे। सबसे ज़्यादा रोचक चुनाव और ध्यान देने वाला चुनाव था पश्चिम बंगाल का। इसके बाद तमिलनाडु का चुनाव था और तीसरे नंबर पे केरल का। ये 3 चुनाव थे। आसाम में पहले से तय दिख रहा था कि भाजपा की सरकार वापस लौट जाएगी। और क्यों लौटेगी? क्योंकि वहाँ का परिसीमन किया जा चुका था और इसी परिसीमन को मॉडल मानते हुए भाजपा जो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के लिए परिसीमन का प्रयास कर रही थी, उसके लिए सारा विपक्ष एक हो गया था। क्योंकि आपके असम में किया गया परिसीमन लोगों को दिख रहा था कि किस तरीके से आपने विधानसभाओं को बांट दिया। इसी प्रकार से लोकसभा बांट करके एक बड़ी तैयारी मान रहे थे लोग कि भाजपा खेल खेलने जा रही है, जो गड़बड़ा गया। बिल्कुल। अब हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर आपको आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल को लेकर भले ही आप कुछ कहें कि ईवीएम में खेल हो गया या ईवीएम में हो गया, ऐसा नहीं है। पिछले 1 साल से भाजपा ने जो तैयारी की थी वो काबिल तारीफ थी। वहाँ के संगठन मंत्री ने इस बार शहरों को छोड़ दिया था। उन 80 से 90 सीटों को बिल्कुल छोड़ दिया था जहाँ पर मुस्लिम प्रभाव है और उन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का वजूद है। उन सीटों से बिल्कुल दूरी बना ली थी। अब जो है भाजपा ने 112 सीटें ऐसी चयनित की। इन सीटों पर पिछली बार थर्ड फ्रंट ने 5 या 7 हज़ार वोट से जीती हारी हुई सीटें थी। यहाँ थर्ड फ्रंट जो है मजबूत स्थिति में था, मतलब इतनी स्थिति में था कि जो जीत हार का अंतर है उससे 3 गुना वोट मिले। मतलब कहीं अगर 10,000 से 8,000 से अगर भाजपा या तृणमूल कांग्रेस जीती थी, वहाँ 16,000 और 20,000 वोट जो है थर्ड फ्रंट को मिले थे, कम्युनिस्ट पार्टी को और कांग्रेस को। तो उन सीटों पर भाजपा ने अलग से रणनीति बनाई थी। हमने एक कार्यक्रम में कहा भी था कि 57 सीटें दूसरे चरण में ऐसी हैं जो बाजी पलट लेगा वो मीर हो जाएगा। अब आप इसको यूँ समझ लीजिए कि भाजपा की रणनीति वहाँ क्या थी। तो भाजपा की रणनीति में संगठन मंत्री ने जो रणनीति बनाई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने घर आंगन के नाम से एक अभियान चलाया था। घर आंगन के नाम से बैठकें शुरू की थी और इसमें क्या किया था कि ऐसे घर ढूंढे जाते थे जहां पर बैठकर वो अपने रिश्तेदारों को बुला ले, बिल्कुल परिवार के लोगों को बुला ले, आसपास के दोस्तों को बुला ले। ऐसे 70 से 80 लोगों की बैठक वो बुलाते, छोटी छोटी बैठक। और इन छोटी छोटी बैठकों में वहीं चाय वाय पी के और वही बात होती थी। इन बैठकों में हिंदू वोटों का जबरदस्त तरीके से ध्रुवीकरण किया गया। इसी के साथ में ममता बनर्जी की तमाम गलतियों का भी उजागर किया जाता था। और सबसे बड़ी बात ये कही जाती थी कि अभी हाल ममता बनर्जी जिस तरीके से मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण कर रही हैं, आने वाले दिनों में अगर आप सतर्क नहीं हुए तो कोई आश्चर्य की बात है कि बंगाल के तमाम मुसलमान आके यहाँ पर कब्जा कर लेंगे और आप दूसरे नंबर की श्रेणी में आ जाओगे। महिलाओं पर सबसे ज़्यादा मेहनत की गई। 1,65,000 आंगन बैठकें की गई, आंगन सभाएँ ली गई वहाँ पर। अब आप समझ लीजिए कि हर बैठक में कम से कम 70 से 80 लोग इस बैठक में बुलाए जाते रहे, 2 तरफा। और हर विधानसभा में 3 संघ के लोग और 3 भाजपा के कार्यकर्ता ये जोड़े जाते थे। भाजपा कार्यकर्ता उसी क्षेत्र के रहते थे जो जानते थे कि किसको कैसे मोड़ा जा सकता है। संघ के लोग जो है बौद्धिक करते थे और उसी बौद्धिक के साथ में निरंतर फॉलोअप भी करते रहते थे। एक बात उन्होंने ये की। दूसरा, नरेंद्र मोदी की करीब करीब सभाएं जो हुई है वो भी आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 19 सभाएं ली है और रोड शो किए थे। अमित शाह 15 दिन तक वहीं थे। अमित शाह ने 29 रैली और सभाएं की थी। इसके अलावा 29 केंद्रीय मंत्री और 19 मुख्यमंत्री भाजपा के लगाए गए थे। और इन सब के अलावा संघ के तमाम लोग वहाँ उतारे गए थे, ये जो 6-8 महीने पहले से काम करना शुरू कर चुके थे। तो 1,65,000 सभाओं से 1,65,00,000 लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। बिल्कुल किया गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि कब मानी गई? जब नरेंद्र मोदी की सभा थी
और उस सभा में 5 लाख लोग स्वयं अपने खर्च से पहुंचे थे, भाजपा ने कोई प्रयास नहीं किया था। जब 5 लाख लोग पहुंचे थे तो भाजपा को मन हो गया था कि अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 1,65,00,000 वोटों का मन बदल चुके हैं। और उसी आधार पर भाजपा की तैयारी का परिणाम ये था कि ममता बनर्जी के नीचे से जमीन खसक रही थी, और ममता बनर्जी चूंकि इंडिया गठबंधन से बात करना चाहती नहीं थी, वाम मोर्चे को, कांग्रेस को दूरी बना के रखी थी। उनको लगता था कि मैं बहुत सक्षम नेता हूं और मैं सब कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि 92 सीटों पर अभी जो परिणाम आ रहे हैं उसमें 90 सीटें ऐसी हैं जिसमें 8 से 10 हज़ार की जीत हुई। दूसरी मदद की ईडी सीबीआई ने, जो पिछले 6 महीने पहले से वहाँ लगी हुई थी। तीसरी मदद की SIR ने कि 15,000 हर विधानसभा में 10 से 15,000 वोटों का कटिंग हो गई। तो उससे यह तय हो गया था कि जो जीत का अंतर वो बेहद कम कर दिया गया था, ताकि जीत की स्थिति बनी रहे। कई विधानसभा में तो 10 से 15,000। नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उनके जीवन का ये वाला चुनाव ऐसा था कि अगर पश्चिम बंगाल में इस बार चूक जाते तो अगली बार सरकार कौन बनाता और क्या करता। इसलिए उन्होंने इसी रणनीति के आधार पर वहां भाजपा ने आज अपनी सरकार बना ली। लगभग 197 सीटों में, और तृणमूल कांग्रेस लगभग 95 से 96 सीटों के बीच में झूल रही है। 5 या 6 सीटें मिली, शायद कांग्रेस को 1 या 2 सीटें मिली होगी, 2 अन्य 3 लोगों को मिली हुई है, वाम मोर्चे को मिली कि नहीं मुझे पता। पर इसी के साथ वाम मोर्चे का अध्याय आज़ादी के बाद अब पूरी तरह से खत्म हो गया। अब ये पूरी पार्टी जो है, इसके वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। अब या तो ये तृणमूल में चले गए या फिर कांग्रेस में जाएंगे। भाजपा में ये वोट अभी जाने की तैयारी में नहीं है। अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर का जो खेल हुआ है जहाँ पे, वो हुआ तमिलनाडु का चुनाव। ठीक वैसे ही हुआ जैसे दिल्ली में केजरीवाल का चुनाव हुआ था। बिल्कुल बूम एंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सभाएं, कई करोड़ों की योजनाएं वहां शुरू की थी, और बड़ी तैयारी के साथ वहां पे उनको उम्मीद थी। कई लोगों को वहां पे पद्म श्री और पद्म भूषण सब बांटे गए थे, राजदंड भी लेके आ गए थे वहां से। मार धोती पंजा पहन के उन्होंने उसको भी लाके वहां लोकसभा में रख दिया था। बहुत लंबी तैयारी थी वो, बहुत लंबी तैयारी के साथ में उतरे थे। और AIADMK को उन्होंने पूरी ताकत भर दी थी। पूरी ताकत भरने के साथ ये माना जा रहा था कि DMK के नीचे की जमीन खसकेगी तो AIADMK सरकार बना लेगा और वो हमारा वहां पर भी कब्जा हो जाएगा। पर चूंकि गणित पलटा, 8 महीने पहले जिस प्रकार से थलापति विजय ने अपनी राजनीति शुरू की, पहले तो लोग समझ नहीं पा रहे थे। ये पूर्व नेता चंद्रशेखर के चिरंजीव है और माने हुए फिल्म कलाकार है। वैसे भी दक्षिण में फिल्म कलाकारों का बड़ा अच्छा वजूद रहता है, चाहे वो जयललिता रही हो, उसके पहले NTR भी रहे। तो तमिलनाडु में हमेशा फिल्म कलाकारों का कब्जा रहा। उसके कई कारण है, क्योंकि अगर आप साउथ की फिल्में देखते होंगे तो एक लात मारता है हीरो तो कम से कम वो 15-20 किलोमीटर आगे जाके गिरता है। ऐसे कोई लात मार दी, ऐसे उनको लगता है कि हमारा हीरो जो है वैसे ही लात मार के हमारे तो दिखा दिया रिजल्ट में। तो उन्होंने रिजल्ट में थलापति विजय ने दिखा दिया। कांग्रेस ने कहा है कि वो समर्थन देने को बिना शर्त थलापति विजय को तैयार है। DMK तीसरे नंबर पे आ गई है और AIADMK जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। चूंकि वो भाजपा के साथ साथ न जाएंगे, इसलिए ये माना जा रहा है कि थलापति विजय जो है जो सरकार बनाएंगे वो शायद DMK के समर्थन से है, जिसके बनाए, क्योंकि बहुत कम 110 के लगभग है, 8 विधायकों के सर। मुझे लगता है कि हमारे गृह मंत्री कुछ न कुछ जादू कर देंगे। वो अलग बात है कि वहां पे जाके 10 भाजपा कांग्रेस के 10 भाजपा में ले लें और भाजपा के साथ में समर्थन सरकार बना ले, वो सब कर सकते हैं। उनकी बात मत करो, वो देवताओं से ऊपर हो गए हैं, उनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। तो ये तो थी केरल की। तमिलनाडु है, केरल में कांग्रेस बहुत लंबे समय बाद, हमें 15 साल बाद लौटी। विजयन का राज्य वहाँ था, कम्युनिस्ट पार्टी का जबरदस्त कब्जा रहा वहाँ पे। और एक बात की दाद जरूर दी जाएगी, इस देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्यों में अगर किसी की गिनती होती है तो केरल की होती है। 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% जॉब है वहाँ पे, और कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी को लेकर वहाँ कभी कोई संकट आपको देखने को नहीं मिला होगा। कभी आपको लूटपाट, डकैती, हत्याओं में केरल का नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मसाले के कारोबार है, मसाले पे कोई वहाँ के कारोबार खुद अपने स्तर पे करते रहे केरल में। तो केरल बुद्धिमान लोगों का माना जाता है। और इस बार कांग्रेस ने वापसी की है, तो इसी के साथ दक्षिण में भाजपा का वजूद अब धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में आ गया है। वैसे भी नए सिरे से अब भाजपा को वहाँ दक्षिण में खड़े होने, जैसे ही उत्तर में कांग्रेस की हालत है वैसे ही वहाँ दक्षिण में भाजपा की हालत होती जा रही है। कर्नाटक चला गया, तेलंगाना चला गया, आंध्र में केवल समर्थन है, विधायक नहीं है वहाँ पे आपके पास में। तमिलनाडु में भी अब आपका कोई मामला बचा नहीं है। केरल का भी हो गया, हमने आपको ये बता दिया। आसाम के अंदर पहले से ही तय था, असम के अंदर की सरकार भाजपा की ही बनेगी। पिछले बार 30 सीटें मिली थी,
कांग्रेस को इस बार भी 30 सीटें ही मिल पाई है। हाँ। पर इसी के साथ अब अगले साल अभी जो चुनाव आने वाले हैं नए वाले, इसके अंदर गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित हाँ। जो 5-6 बड़े राज्यों के चुनाव हैं, अब हो सकता है शायद 10-15 दिन बाद में पंजाब जहाँ पे चुनाव होने हैं, हाँ। अब ईडी सीबीआई इन सबको पहले लगा दिया जाएगा उन राज्यों में कि चलो भैया वहाँ के चुनाव होने वाले, आप वहाँ काम पे लग जाए। इसके बाद तो चुनाव आयोग लगा ही हुआ है पहले से वहाँ पर, और उसके बाद में बाकी दल भी वहाँ पहुँचना, भाजपा का अपना काम भी वहाँ शुरू हो जाएगा। तो हम उसकी गणना फिर करेंगे। और ये थी वो खबरें जो कहीं आपको समझने को नहीं मिलती हैं। ये कार्यक्रम केवल आपके लिए बनाया जाता है। हमारा ये प्रयास होता है कि दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम के अंदर आपको कम से कम समय में हम वो सारी जानकारियाँ समेट दें जो आपको अलग अलग प्लेटफार्म पर देखना पड़ती है। और हमारा आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आप लाइक जरूर करिए, लिंक जरूर अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि इस कार्यक्रम को और भी सहयोग मिले, ये कार्यक्रम और बेहतर तरीके से लोग देख सकें। विदेशों में जो लोग देख रहे हैं हम उनके बहुत आभारी हैं। निरंतर उनके मैसेज आते हैं हमें कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी मिल जाती है। तो हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को कृपया सहयोग दें, लाइक करें और अपने लिंक को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।